जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स। एमपीपीएससी 2025 की प्रीलिम्स महासंग्राम बैच में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की प्रमुख जलप्रपात, झीलें और जलप्रपात। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु, और ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मध्य प्रदेश में हर साल प्रश्न आता है, और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कॉन्सेप्चुअली। जब प्रश्न पूछेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। हर प्रश्न आपको यहाँ पे लिखे लिखाए नहीं मिलेंगे, और मैं बताऊंगा पिछले साल किस प्रकार के उसने प्रश्न पूछे थे और अब क्या पूछ सकता है वो। ठीक है, तो देखो आज क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु, तापमान, ऋतु और वर्षा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है, और एक्चुअल में यही पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है ज्योग्राफी का। तो देखो, जनरली मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो देखो, ये तो हो गया हमारा फैक्चुअल पार्ट। क्या हो गया ये हमारा फैक्चुअल पार्ट कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। अभी तक ऐसा प्रश्न उसने पूछा नहीं है। यहाँ से प्रश्न पूछता है वो कॉन्सेप्चुअली, तो हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो देखो, इसको मैप में बना के देखते हैं हम। ये हमारे पास मध्य प्रदेश का एक मैप है। तो हमने सबसे पहला पार्ट कौन सा पढ़ा, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। कौन सा पढ़ा हमने, तो देखो उत्तर के मैदानी क्षेत्र में ये पूरा हिस्सा आ जाता है, ऊपर वाला। रहेगी बात आपको याद, कौन सा ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ तो मध्य भारत का पठार है। ठीक है, तो सब पठारी पठार, मैंने अभी बताया ना आपको कि मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा क्या है, पठारी क्षेत्र। उस पठार के अंदर मैदान भी है। रहेगी बात आपको यार। जलवायु को डिवाइड करने के लिए कैसे उन्होंने एक नाम दे दिया। फिर देखो, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा हमने, मालवा का पठारी क्षेत्र। देखो, ये मालवा का पठार है, तो यहां से ये रहा मालवा का पठारी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र। रहेगी बात आपको याद। अब देखो, तीसरे नंबर पे उसने बोला है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। तो देखो, ये विंध्य वाला क्षेत्र है और ये नीचे वाला सतपुड़ा वाला क्षेत्र है। फिर बोला उसने नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो ये नर्मदा घाटी में बना रहा हूं, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब सुनना, कहीं कहीं पे ऐसा बना रखा है डिवीजन, सुनना, ये दो सेम है। किसी किसी जगह ऐसा लिखा है कि विंध्य पर्वतीय क्षेत्र को एक अलग प्रदेश बनाया है, और ये जो मध्य नर्मदा घाटी है ना, इसके साथ किसको मिला दिया उसने, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र को। किंतु आपको याद करना है कि विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, देखो पर्वत है और इधर भी पर्वत है, यहाँ पे सेम जलवायु पाई जाएगी। इसलिए विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र वाला जो क्लासिफिकेशन है ज्यादा सही है। रहेगी बात आपको याद। और सुनो, अगर इतना में मन नहीं भरे तो 5 डिवीजन कर देना, कर दोगे 5। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर देना, नर्मदा घाटी को अलग कर देना, सतपुड़ा क्षेत्र को अलग कर देना। ऐसे भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ही तो करना उसका। ठीक है, किंतु हमेशा सतपुड़ा को किसके साथ रखना, पर्वत के साथ, क्योंकि पर्वत के साथ जो जलवायु होगी क्या होगी, सेम। रहेगी बात आपको याद। क्योंकि देखो, घाटी में जो जलवायु पाई जाएगी और पर्वत में जो जलवायु पाई जाएगी, देखो उसमें अंतर है। देखो मैं बताऊंगा, ये आ गया समझ में। पहले ये तो मध्य प्रदेश की जलवायु के क्षेत्र आ गया। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं हम कि जलवायु होती क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट होता है। तो 2 चीज होती है, एक होता है मौसम, वही मौसम की तरह बदल ना जाना। तो इसको सुनो बात, ऐसे ही नहीं कहा है किसी ने, सोच समझ के ही बोला है। ऐसा भी तो कह सकता था, जलवायु की तरह बदल ना जाना। क्यों, ऐसा क्यों है, बताओ आप मुझे। सर, क्योंकि मौसम का वो जो कम अवधि के लिए होता है, वो जलवायु, लंबे समय के लिए। हाँ, तो सुनो, मौसम की तरह बदल ना जाना, इसका मतलब जल्दी मत बदल जाना, 10-20 साल बाद चलेगी बात। रहेगी बात। तो सुनो, मौसम और जलवायु में क्या अंतर हो सकता है कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन यही पूछ ले कि मौसम से आप क्या समझते हैं, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि मौसम क्या है। तो सुनो, जो किसी भी स्थान की अल्पकालिक जो मौसमी दशा है, मौसमी दशा का मतलब ताप, दाब, वायु दाब, आर्द्रता, ये जो होता है इसका अल्पकालिक औसत क्या कहलाता है। तो कैसा आएगा ये, अल्पकालिक। अल्पकालिक का मतलब 1-2 दिन, 1 सप्ताह। आए समझ में बात। रहेगी बात आप। जैसे मैं पूछूं आज का मौसम कैसा है, अच्छा ठीक, ठंडा भी नहीं है, इतना ठंडा भी नहीं, बर्फ गिर रही है, अच्छा है, ठीक ठाक।
रहेगी बात। तो आज का मौसम, मैं ये नहीं बोलूंगा आज की जलवायु, जलवायु का जो होता है ना, ये कम से कम 30 से 35 साल के औसत होता है कि 30 से 35 साल में यहाँ का तापमान कैसा है, 20 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है कि, आए समझ बात। तो ये जो जलवायु होगी ये क्या होगी, दीर्घकालिक। किसका दीर्घकालिक, मौसमी दशाओं का। मौसमी दशा है, क्योंकि जलवायु हम ऊपर ही पढ़ रहे हैं धरातल से, जैसे मान लो पठार, इसके ऊपर की जो मौसमी दशा है वायुमंडल में कैसा क्या है, इसी को तो हमने क्या बोला, जलवायु। एक होती है ऋतु, क्या होती है ऋतु, ये ऋतु इन दोनों के बीच में 3 महीने की मौसमी दशा है, 3 से 4 महीने के बीच की, उसको क्या बोलते हैं हम, ऋतु। रहेगा, दोनों कॉन्सेप्ट याद रहेगा। फिर सुनो बात, जलवायु में भी समझो आप कि जलवायु भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है जलवायु, 2 प्रकार। इसको हटा रहा हूं मैं ना। जलवायु भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, क्योंकि ये अगर समझ गए आप तो आपका हो जाएगा कल्याण। क्या हो जाएगा, कल्याण, क्योंकि यहीं से तो होगा सब कुछ, यहीं से पूछता है प्रश्न। और जिसने सिर्फ ये याद कर लिया है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाए, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा आपसे कि कितने प्रकार है, वो तो कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे, और कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आएगा आपको। देखो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा क्वेश्चन और कैसे प्रश्न उसने पूछा है, और एमपीपीएससी की कितनी औकात है, क्या पूछ सकता है वो। ठीक है, तो जलवायु को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्टों में डिवाइड कर रखा है, 2। एक होती है सम जलवायु और एक होती है विषम। अब सुनना, सम विषम क्या होता है, तो ये मत समझना 2 दूना 4, 2 तिया 6, है ना, वो वाला विषम सम नहीं है, विषम। ये रहेगी बात आपको, 2 क्लासिफिकेशन उसने करे। अब देखो सम विषम क्यों बोला, इसको एक कहानी से समझेंगे हम। अब सुनना बात अच्छे से बात, मान लो ये भूमि का भाग है, किसका भाग है, ये क्या है, धरातल है। धरातल तो सब जगह होगा, मान लो ये भूभाग है ना, ये महाद्वीप मान लो आप, क्या मान लो इसको, महाद्वीप, और ये मान लो सागर। क्या है ये, सागर, ये सागर। सुनना अच्छे से बात, बस ये समझ गए तो हो गया आपका काम। अब देखो क्या होता है, ये सूर्य है यहाँ पे, तो दिन के समय में चमकेगा कि रात के समय में, दिन के समय में चमकेगा। तो देखो दिन के समय में यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है तो दोनों को बराबर मिलेगा। ऐसा तो नहीं सूर्य बोलेगा इसको मैं ज्यादा दूंगा इसको कम दूंगा, ये दोनों को बराबर देगा। अब होता क्या है, देखो सुनो, सूर्य की किरण यहाँ पे भी आई और सूर्य की किरण यहाँ पे भी आई। देखो यहाँ आएगी ना तो इसके अंदर नहीं जाएगी, वो सिर्फ यहीं पे पेनिट्रेट करेगी। आई समझ बात, अरे आई, सिर्फ यहीं पे पेनिट्रेट कर पाएगी, उसके ऊपरी लेयर को पेनिट्रेट, क्योंकि अंदर तो जाएगी नहीं, वो वहीं पे रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि जैसे ऐसा तो है ही नहीं कोई कि ये जैसे धरती के अंदर उष्मा गई तो वो क्या होगी, चालक होगी तो अंदर तक पहुंचा देगी, वो तो कुछ अलग चीज है ना, तो वहीं पे गर्म होगी वो। तो देखो यही गर्म होगा। तो देखो हम एक जनरली मान लेते 12 घंटे तक मान लो सूर्य रहेगा, एवरेज मान रहे हैं हम। तो देखो 12 घंटे तक इसको गर्म करेगा, वो किसको गर्म करेगा, करेगा इसको गर्म। अब सुनो, जैसे जल में गया तो ऐसा जल ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं ऊपर वाले ही जल को गर्म करूंगा, देखो अंदर तक पहुंच जाएगा वो। और सूर्य का प्रकाश जल के अंदर कितने अंदर तक जा सकता है, कौन बताएगा? ऐसा सांप सूंघ गया जैसे सबको, 200 मीटर तक अंदर जा सकता है वो। कितने मीटर तक जा सकता है? 200 मीटर तक। तो सुनो बात, 200 मीटर तक गर्म करना है उसको, तो पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य आया था भी नहीं आया था, और रात हो जाएगी। देखो क्या होगा, 200 मीटर समझ रहे हो कितना गहरा होता है 200 मीटर। इतने जल को गर्म करना, वो भी 12 घंटे में। ऐसा तो नहीं कि लगातार गर्म कर ही जा रहा है वो, फिर आता जाएगी। आए समझ में बात? तो देखो 12 घंटे में इसको तो कौन जल्दी गर्म हुआ? ये जल्दी गर्म हुआ। ये गर्म हुआ क्या? नहीं गर्म। जैसे मान लो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री था, तो अगर मान लो दिन भर गर्म हुआ, मान लो 4 बजे इसका टेम्परेचर चेक करोगे ना, तो जैसे 20.000 हो सकता है 1 आ जाए, इतना फर्क पड़ेगा। थोड़ा तो गर्म होगा ना, थोड़ा तो फर्क होगा। पर देखो इसका गर्म देखो तो हो सकता है यहाँ पे मान लो दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री था, 4 बजे तक आते आते मान लो पता चला 25 डिग्री तक पहुंच गया। तो देखो हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ज्यादा गर्म ये हुआ, इसके सापेक्ष हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनना, जैसे ही रात होगी तो एक चीज आपने सुनी होगी, जो चीज लेती ज्यादा है तो छोड़ती भी ज्यादा है। जो चीज अवशोषक ज्यादा होती है वो क्या होती है? उत्सर्जक भी। तो देखो इसके पास देने के लिए ज्यादा है, इसके पास है ही नहीं। तो रात के समय ये क्या देगा? सबसे ज्यादा उष्मा छोड़ेगा।
तो देखो छोड़ते छोड़ते अपने आप को इतना ठंडा कर लेगा। आए समझ में? तो रात के समय में क्या हो जाएगा ये? ठंडा। पर देखो ये जैसा था वैसा का वैसा ही है, ना तो दिन में ज्यादा गर्म हुआ ना रात में ज्यादा ठंडा हुआ। आए समझ में बात? तो सुनो बात, इसकी जलवायु अगर पूछूं तो क्या बदली? नहीं बदली, तो इसको बोलते हैं सम जलवायु। समझ में आ गई बात? ये समझ में आई कि बात, ये समझा लो पहले तो। सम जलवायु समझ में आ गया कि ना तो ज्यादा गर्म हो रहा है ना ही ज्यादा ठंडा हो रहा है। पर देखो इसको, दिन के समय में तो गर्मी, रात के समय में ठंडी। कभी आप रहे हो कोटा में, रहे हो राजस्थान में, तो वहां पता चलती है आपको विषम जलवायु। दिन में तो भयंकर गर्मी और रात में ठंड लगती है वहां पे। जो रहते हैं ना उनसे पूछ के आना। तो ये कैसी जलवायु है? विषम। तो देखो इसी का नाम क्या है? बालिका महासागरी। इतना पढ़ाने के बाद भी ऐसी गलती करते हो तो एग्जाम में क्या होगा? महासागरी जलवायु। मतलब सम जलवायु को ही क्या बोल सकता हूं मैं? महासागरी जलवायु। क्यों? क्योंकि महासागरों में ये पाई जाती है। इसको क्या बोलूंगा? क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि महाद्वीपों में कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है, इसलिए क्या बोलता हूँ? महाद्वीपीय जलवायु। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब सुनना बात, इसको हटाऊं अभी मैं, ये समझ गए ना तो आपका देखो कल्याण हो जाएगा। देखो इधर सुन, अब मुझे बताओ, ये जो उत्तर का मैदान दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है? देखो ये चारों ओर से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है? लैंड लॉक्ड है कि नहीं है? वैसे तो मध्य प्रदेश पूरा लैंड लॉक्ड है, भूआविष्टित राज्य है। तो सुना, ये जो क्षेत्र है वैसे देखोगे तुलना में देखो समुद्र से कितना दूर है। तो दूरी होने के कारण ये समुद्र से और धरातल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? महाद्वीपीय। अरे महाद्वीपीय है ना? कैसी है? महाद्वीपीय। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बस ये समझ गए। तो जैसे मैंने बोला महाद्वीपीय तो समझ में आ जाए कैसी है ये? विषम। और जैसे ही मैंने बोला विषम तो समझ जाओगे क्या मतलब हुआ। तो सुनो बात, विषम का मतलब तो यही हुआ कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। समझ जाओगे बात को। ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी? अधिक गर्म। क्यों हो रही? समझ गए बात को। शीत ऋतु कैसी होगी? अधिक ठंडी। ये तो अन्याय है कि नहीं है? कि न्याय है? घोर अन्याय है ये तो। अधिक ठंडी। ये समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं जब भी कि महाद्वीपीय जलवायु, चल रहा है ना फोन? इधर भी चल रहा है, बस देखते रहना नहीं तो पता चले। तो महाद्वीपीय जलवायु, जैसे मैंने बोला कभी भी किसी भी चीज को महाद्वीपीय जलवायु, इसका मतलब समझ जाना विषम जलवायु। और जैसे बोला महाद्वीपीय भूभाग वाला तो समझना गर्मी में अधिक गर्मी, ठंडी में अधिक ठंडी। रहेगा लॉजिक यार? अब देखो इसकी तुलना में जब मैं नीचे आऊंगा इसके रिस्पेक्ट में, वैसे ऐसा बोलते नहीं पर रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट में देखो इसकी दूरी समुद्र से पास में पड़ेगी, तुलनात्मक रूप से पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो यहाँ की जो जलवायु है वो है सम जलवायु। कैसी जलवायु है? सम जलवायु। तो जैसे मैंने बोला सम, क्या मोलम? हाँ घाटी भी है ना, फर्क तो पड़ेगा ना। नहीं घाटी देखो, सब चीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट चलेगा धीरे 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 धीरे। ये आए समझ में? देखो एक ही घर में सारे व्यक्ति एक जैसे होते हैं क्या? सबके अलग गुण लक्षण है। देखो है तो घर में, खाना भी वही खा रहे हैं, माता पिता भी वही है, पर फिर भी गुण लक्षण में अंतर है। तो अंतर के हिसाब से देखना हम बोलते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हो गया यहाँ पे ऐसा हो। डिफरेंस करते बहुत सारे फैक्टर करते हैं। अब जो जलवायु को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है जो उसकी जलवायु को निर्धारित करते हैं। आए समझ में बात? तो मैंने जैसे बोला मालवा का पठार में किसी जलवायु पाई जाती है? सम। सम का मतलब क्या हुआ? महासागरी जलवायु। आए समझ में बात? इसको समशीतोष्ण जलवायु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखो समशीतोष्ण में छुपा है। देखो सिर्फ शीतोष्ण भी बोलूंगा तो भी उसका अर्थ ये, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण, दोनों के बीच की बात है, तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म, शीत का मतलब होता है ठंडा, और बीच का शीतोष्ण, तो ना तो गर्म ना ही ठंडा। तो सम जलवायु का मतलब क्या हुआ? ग्रीष्म ऋतु क्या होगी? सामान्य गर्म और
तो किसी को सामान्य अच्छा लगे तो सामान्य लगा देना ना, किसी को साधारण अच्छा लगे तो साधारण लगा देना। जिसको जैसा अच्छा लगे तो क्या लिखोगे, सामान्य, समझ जाओगे सामान्य, और ये भी समझ जाओगे सामान्य, सब सामान्य सामान्य। अब देखो इधर आ जाएंगे, ये कौन सा पठार है, विंद वाला। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, इससे क्या दिक्कत है भैया साहब। ये क्या है, विंध्य एवं सतपुड़ा पुड़ा पर्वती क्षेत्र। तो देखो यहाँ की जो जलवायु होगी, अब देखो यहाँ पे ना तो सम है ना विषम है, बीच की मिक्स वाली है। देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो साधारण गर्म है, पर शीत ऋतु में ठंडी अधिक लगेगी। क्या लगेगी, ठंडी। कोई बता सकता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? पहाड़ है तो, वो तो हमें पता है पहाड़ है। रुक जा बालक, शीत ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा क्या है, शीत। ये वाला और ये इधर मालवा का वाला, ये दोनों मिक्स करके कुछ बोलना। सुन लो बात, सुन लो, बहुत सारे फैक्टर है वैसे तो, सुन लो। एक तो सागर वागर हो गया, दूसरा सुनो बात, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे एक ही जगह है, एक ही जगह है, मान लो सब बराबर, मान लो सूर्य यहाँ पे बराबर, एक ही जगह पे सूर्य है। ये इधर देख लेते हैं, मान लो ये पृथ्वी है और एक ही जगह की बात चल रही, मान लो इसी 0 डिग्री की बात चल रही। किसकी बात चल रही, 0 डिग्री। तो देखो यहाँ सूर्य तो सब जगह बराबर पड़ेगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि सब स्थान गर्म है, कोई स्थान किसी की तुलना में ठंडा है तो किसी के स्थान में गर्म। कैसा है, देखो मैदान में देखोगे ना तो गर्मी अधिक है, इसकी तुलना में चलोगे ना पठार तो देखो वहां की तापमान कम रहेगा थोड़ा। क्यों, क्योंकि इससे ऊपर उठ गया है। अभी सुनना बात, और अगर यहाँ पे कोई पर्वत चोटी है ना तो यहाँ पे देखो बर्फ मिलेगी। अब ऐसा कैसे, जबकि ताप तो सबको बराबर मिल रहा है। इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व तो कम हो जाता है। बालिका कॉन्सेप्ट ये याद करना है, क्या करना है, वायु का जो घनत्व है वो धीरे धीरे ऊपर जब हम जाते हैं ऊपर की तो वो क्या होता है, कम। और आप सुनो बात, सूर्य प्रकाश तो सबको मिल रहा है, किंतु गर्म कौन कर रही है, ये गैस ही गर्म कर रही है। अरे कर रही है गैस गर्म ही, हमें क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि क्या करते हैं, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, उष्मा आ रही है, उसको ये जो गैस होती है यही तो पकड़ के रख रही है, तब तो गर्म हो रहे हैं हम। जिस दिन ये वायुमंडल खत्म उस दिन हम भी ठंडे मरेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगी, ठंडी। आई समझ में बात। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो वायुमंडल का जो घनत्व वो कम होता है, गैसें कम है, तो जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको लेने वाले कम है, तो उष्मा कम होगी तो ठंडी। तो सामान्य गर्मी में सामान्य ठंडी, मतलब सामान्य गर्म रहेगा। बात सामान्य गर्म रहेगा, ये लॉजिक समझ में आ गया। और भी लॉजिक लगा सकते हो आप, जैसे एक और आपने बताया, जैसे यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, वनस्पति जाता है, तो वनस्पति होगी तो सीधी सी बात है ठंडक रहेगी। ये लॉजिक भी सही है, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखो शीत ऋतु, तो शीत ऋतु सीधी सी बात है, ग्रीष्म ऋतु तो साधारण गर्म, शीत ऋतु तो अधिक ठंडी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, अधिक ठंडी। अब देखो यहाँ उल्टा, यहाँ पे उल्टा हो गया। बस इतना याद करना, ये जो नर्मदा घाटी है इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा नर्मदा घाटी क्षेत्र, सुन लो बात, अरे सुन लो बात, इधर आ जाओ। ये आगे नर्मदा घाटी, तो यहाँ की अगर आपसे पूछे ग्रीष्म ऋतु तो उल्टा कर देना, ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, अधिक गर्म, और शीत ऋतु क्या होगी, साधारण ठंडी। जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर देना। इसलिए देखो हमने सतपुड़ा पर्वत को इसके साथ फिट नहीं कराया। आया समझ में बात। अरे रहेगी बात आपको यार। तो किसमें कैसी जलवायु पाई जाती है बता दोगे आप, ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु क्या होती है बता दोगे आप। अब ये देखो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब सुनना प्रश्न कैसे आता है, इसको हटाऊं अभी मैं, तो सुनो बात। एक बार एमपीपीएससी 2025 में प्रश्न पूछा था कि 2020 में, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 में, 25 में पूछ सकता है, वो भूल जाता है कभी कभी। तो सुनो बात, एमपीपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा था कि मैं दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर
ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ता है कि घटता है? दक्षिण दक्षिण से उत्तर जाने पर। ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु की बात चली, गर्मी, बढ़ता है। तो तापमान बढ़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या लगा था, घटता है। क्यों? क्यों? सुनो बात, कर्क रेखा वाले इधर सुनो, 0 डिग्री वाले, 0 डिग्री से देखोगे, देखो ऊपर जाएंगे तो देखो तापमान घटता है कि नहीं घटता है? लॉजिकली घटता है कि नहीं घटता है? जैसे 0 डिग्री से मैं जैसे ऊपर जाऊंगा ध्रुवों की तरफ तो तापमान घटेगा। किंतु यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मध्य प्रदेश पड़ रहा है, तो देखो यहाँ पे तो सम जलवायु पाई जा रही है। जैसे ऊपर जा रहा है, कौन सी जलवायु आ गई है? महाद्वीपी। कौन सी द्वीपी आ गई है? तो महाद्वीपी मतलब तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगी? अधिक गर्म। ग्रीष्म ऋतु क्या है? अधिक गर्म। इनके नीचे की तुलना की बात करें, नीचे की तुलना में रही बात, ऐसा ही प्रश्न में सेम टू सेम प्रश्न पूछूं कि शीत ऋतु में अगर मैं दक्षिण से उत्तर जाऊंगा तो मतलब ताप बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि अधिक क्या है? ठंडा। लगा लो लॉजिक। ये वही से कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो बच्चे दिन भर सर फोड़ते रहते हैं, क्या है क्या है, ये यही है। समझ में आ जाएगा लॉजिक। अधिक क्या है? ठंडी। अरे ग्रीष्म ऋतु नहीं है, शीत ऋतु में। शीत ऋतु है। रहेगी बात आपको यार? कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो दक्षिण से हमेशा कहाँ चलेंगे? उत्तर। कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ोगे? महाद्वीपी जलवायु से। आ जाएगा लॉजिक समझ में? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा जस्ट इधर से भी पकड़ोगे ना, इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा देना। आए समझ बात? वैसे तो यहाँ सम जलवायु पाई जाती है, याद रखना। फिर देखो एक और चीज याद कर, जैसे मध्य प्रदेश में जब भी बात चलेगी ना तो 2 टाइप से बात चलेगी, एक तो होगा पूर्व, एक होगा पश्चिम, एक होता उत्तर, एक दक्षिण। तो देखो इधर वाले क्षेत्र में सब सम 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 पाए जाते, इधर विषम पाए जाते। ऐसे भी चलोगे ना तो सेम कॉन्सेप्ट लगा देना। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व से किधर चलूंगा? उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है। अगर मध्य प्रदेश का ये हिस्सा पूछे ना तो उत्तर मत बता देना, क्योंकि देखो इसको डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से लाइन निकलेगी, तो कौन सा हिस्सा हुआ ये? उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा। तो कभी ऐसा पूछ ले मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिम। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम में। और यूं पूछेगा तो मध्य भारत का पठार। लॉजिक समझ में आया? तो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है वो। ये अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो देखो ये मध्य प्रदेश की जलवायु, वही जलवायु को मैंने यहाँ सब समझा रखा है, पूरा देख लोगे अच्छे से। वही लिखा है, देखो उत्तर का मैदानी क्षेत्र में देखो कैसी जलवायु है? महाद्वीपी। ग्रीष्म ऋतु क्या है? शीत ऋतु क्या है? अधिक ठंडा या अधिक ठंडी। जिसको जैसा अच्छा लगे ऐसा लगा देना। फिर देखो ये क्या है? मालवा का पठारी क्षेत्र। कैसी जलवायु है? महासागरी का मतलब सम, और इसी को सम ना बोल के वो बोलता है समशीतोष्ण। क्या बोलता है? समशीतोष्ण। अरे एक और बात सुनो, मध्य प्रदेश की जलवायु तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु मध्य प्रदेश की? जो जलवायु भारत में पाई जाती है वही जलवायु कहाँ पाई जा रही है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। मानसूनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मानसूनी होने के द्वारा ही मध्य प्रदेश क्या होती है? वर्षा। तो 2 चीजें, उसके अंदर सम विषम पढ़ रहे हैं हम। लॉजिक याद रखना है, नहीं तो पता चले मध्य प्रदेश की जलवायु सम जलवायु लगा के आ गए। उपोष्ण, जब उष्ण के ऊपर जब चलेंगे ना उसको बोलते हैं उपोष्ण। ऐसा समझ बात। ये सब पढ़ते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं ना। ऐसा सुन लो, देख लो एक और बार। ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, तो ये बोलते हैं इसको उष्ण। और इसके उष्ण के ऊपर भी यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है ना इसको बोलते हैं उपोष्ण। 23.5 से 35 के कम होता है, वो कम होता है, पर मतलब ज्यादा होने लगता है। फिर वो उसके बहुत सारे फैक्टर है, जैसे मरुस्थल का विस्तार होना, ऊपर से जो वायु है नीचे बैठती है तो अधिक वायु दाब के कारण, इनके कारण उल्टा होता है वो। नहीं की बात आपको याद? ये समझ में आया? फिर देखो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो मिक्स टाइप की है, ना तो सम है ना विषम। देखो ग्रीष्म ऋतु क्या है? साधारण गर्म। पर शीत ऋतु क्या है? अधिक ठंडी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म, शीत ऋतु अधिक ठंडा। बस इसको उठा के पलट देना। देखो इसको इधर ले आया हूं मैं, इसको मैं इधर ले आया हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर सब बराबर हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये समझ में आया? बड़े आगे।
फिर देखो एक और चीज याद करना है, ये तो हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को सामान्य जो विभाजन करा है, कुछ विद्वानों ने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या करा है, विभाजित। तो आपसे सिर्फ डाटा ही पूछ सकता है कि अच्छा बताओ कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, नंबर ही पूछ लेगा वो। तो देखो कभी किसी किसी बुक में आपको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, अभी लेटेस्ट में क्या याद करना है आपको 3। तो देखो 3 विद्वान है और तीनों ने 3 डिवाइड करा है, कितने भागों में डिवाइड करा है, तीनों ने 3, तो काम ही खत्म हो गया। तो 3 विद्वान कौन है, तो एक तो है ए आर सुब्रमण्यम तथा टी सी मन्ना नारायण, एक याद करना, इन्होंने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3। अब वो 3 के क्या नाम है याद है तो ठीक है, नहीं तो कभी ऐसा पूछता नहीं है वो, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाएगा वो। फिर देखो एक कौन है, एक और कौन है, थोर्नवेट, कौन है, थोर्नथवेट के अनुसार इसने भी कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3। और ये कोपेन ने कितने डिवाइड कर रखा है, 3। हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कोपेन के अनुसार, व्लादिमीर कोपेन का नाम था, इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में डिवाइड। पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, रहेगी बात आपको याद। बढ़े आगे, अब देखो क्या क्या डिवाइड कर रखा है देख लो थोड़ा सा, हल्का सा हो सकता है कभी पूछ ले एमपीपीएससी, कभी कभी गुस्से में आ जाता है एमपीपीएससी। तो देखो ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्री मन्ना नारायण के अनुसार, तो देखो एक भाग तो उन्होंने बोला अर्ध शुष्क। अब मुझे ये बताओ आप, ये नीचे ना अगर बताऊं मैं, सिर्फ ऊपर वाले नाम से अगर पूछ लूं मैं, अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र कौन सा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा वाला क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि शुष्क तो है पर पूरा तरीके से शुष्क नहीं, अर्ध शुष्क। तो हमें पता है ऊपर वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये मध्य भारत के पठार वाला, ये मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, रहेगी बात आपको यार, ये अर्ध शुष्क में आ जाएगा, इसी को स्टेपी भी बोला उसने। फिर देखो दूसरे नंबर पे कौन है, गर्म शीतोष्ण वर्षा, ये बीच वाला हिस्सा है। और देखो सबसे नीचे आ जाएगा आर्द्र, जैसे आया आर्द्र मतलब जहां पे वर्षा क्या हो रही है, ज्यादा, रहेगी बात आपको याद। ये विस्तार लिखा है उत्तर पश्चिमी भाग में, चंबल घाटी में, बता दो कि इधर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश का मध्य भाग, और इधर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग। नाम में क्या रखा है, रहेगी बात आपको याद, लगा लोगे लॉजिक। अर्ध शुष्क आ जाएगा, फिर बीच वाला आ जाएगा, गर्म वाला आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, आर्द्र, ठीक है, रहेगी बात आपको। तो कितने भागों में डिवाइड करा है, ये नंबर पूछ लेता है 3 भागों में, और कभी नाम पूछ ले तो ये बता दें, देखो अर्ध शुष्क बार बार आएगा, गर्म शीतोष्ण आएगा, देखो जैसे आया शीतोष्ण समझ जाना मालवा का पठार आ गया, और एक क्या आ जाएगा, आर्द्र। तो उष्ण कटिबंधीय सब में लगा रहा है, देखो आर्द्र भी है मतलब वर्षा ज्यादा, और उसका शुष्क जलवायु। बड़े आगे ये 3 डिवाइड करेगा। फिर देखो अगला कौन है, देखो कुछ नहीं, यहाँ पे कौन सी पाई जा रही है, अरे अर्ध शुष्क पाई जा रही है। फिर बीच में कौन थी, शीतोष्ण, और नीचे कौन थी, आर्द्र और शुष्क। सिंपल वाला है टी सुब्रमण्यम वाला। तो अब देखो आगे आएगा थोर्नथवेट के अनुसार, बस इसके नाम याद करना, आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो इसने भी क्या करा था, अब सुनना, कभी आपसे ये प्रश्न पूछ ले, अच्छा थोर्नथवेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण करा है किस आधार पर करा है, तो पहले हम कोपेन पढ़ते हैं, फिर थोर्नथवेट के पास आएंगे, क्योंकि पहले किसने वर्गीकरण करा है, कोपेन ने करा है, और कोपेन का वर्गीकरण ही पूछा जाएगा, थोर्नथवेट को तो कोई भी नहीं जानता है। आई समझ में बात, ठीक है, कभी कभी हो सकता है एमपीपीएससी को होश आ जाए, पर पूछता नहीं। तो जो कोपेन ने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3। तो जो कोपेन ने जो पूरे विश्व की जलवायु को डिवाइड कर रखा है, तो उसने जो आधार बनाया था वो बनाया था ताप को आधार, कि वार्षिक औसत ताप कितना है और मंथली औसत ताप कितना है, एक तो ये और एक वर्षा, इन 2 चीजों को उसने क्या रखा है, आधार। और इसी कोपेन ने बोला था कि जो वनस्पति है ये समग्र जलवायु का क्या है, सूचक, रहेगी बात आपका, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। तो उसने क्या करा, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नाम दे दिया, कोड दे दिए, जैसे उष्ण कटिबंधीय को उसको नाम दे दिया ए, कैपिटल ए। तो ऐसे कितने भाग लिए उसने, 5, ए बी सी डी ई, 5 हो गए। फिर अलग अलग चीजों को अलग अलग लिखा, जैसे उसने बोला एस का मतलब क्या होता है, समर, क्या होता है इसका मतलब, समर। तो समर उसने बोला, समर मतलब गर्मी, तो कैसी गर्मी, सूखी वाली गर्मी है ना, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, तो एस स्मॉल वाला लेटर आएगा, आए समझ में। फिर एक और लिखा उसने डब्ल्यू मतलब विंटर, तो विंटर कौन सा वाला, शुष्क शीत ऋतु, रहेगी बात आपको याद रहेगा। फिर एक वर्ड यूज करा उसने एम का मतलब होता है मानसून, क्या होता है,
तो जहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाएगी उसके क्या ले बता देगा एम। ये इसमें कोड यूज करे हमारे किसी काम के नहीं है, आई बात समझ में, बस कोड है। तो देखो मध्य प्रदेश की पहली जलवायु उसने डिवाइड कर रखी है ये आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु है? आर्द्र उष्ण, भी देखो उष्ण आ गया मतलब गर्मी वाला, और आर्द्र मतलब जल वाला, और भूमध्य सागरीय जलवायु इसका नाम क्या है? CWG। ये कहाँ पे पाई जा रही है? देखो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पाई जा रही है। जैसे है आर्द्र, समझ जाओगे कौन से हिस्से में आ जाएगी? मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। देखो वही लिखा है जबलपुर, सिंगरौली, कटनी, रीवा, और इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो बीच वाले में आया, देखो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, इसका नाम दिया AW। क्या नाम दिया इसको? AW। तो ये AW मालवा वाला पठार आ गया। देखो कौन सा है ये? मालवा का पठार। तो देखो सुनो बात, आपसे अगर वो प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा, क्या पूछेगा? कि कोपेन के अनुसार मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो AW। AW याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये याद कर लेना उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। ये सवाना कहां पर है? कौन बताएगा? बस आपका हो गया, खेल ही खत्म। अरे अफ्रीका महाद्वीप पे पाया जाता है। कैसे कैसे लोग हैं, इधर आ जाओ। फिर देखो ये क्या है? आर्द्र उष्ण शुष्क। आर्द्र उष्ण शुष्क होती है, ये कहाँ पाई जा रही है? नीचे वाले हिस्से में। देखो खंडवा खरगोन मतलब मध्य नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में पाई जा रही है। ये आए समझ बात। तो उसको देखो जनरली पूछेगा तो आपसे मालवा वाले पठार की पूछेगा कौन सी जलवायु पाई रही है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, और कोड क्या है? AW। तो देखो ऐसे याद करना, सुनो बात, देखो दिमाग में अगर पिक्चर लगाना ही है, क्या लगानी है? अगर पिक्चर लगानी है, मैप था ना अपने पास, ये रहा गया। तो देखो एक तो ये पढ़ा हमने इधर वाला, और एक हमने ये पढ़ा। तो ये है AW। तो A नाम, बस खाली A याद करो। A नीचे कौन है? B, और इधर कौन है? C। बस ABC। रहेगी बात आपको याद? क्या क्या नाम? क्या ग्वालियर यहाँ पे दे रखा है उसने। तो सुनो बात, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, एक फैक्टर काम नहीं करता। आई समझ बात। कोपेनी जाने कैसे उसने वर्गीकरण करा है। हम तो सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है, ये किसी काम की नहीं है। बस वो इतना पूछ लेगा कि अच्छा कोपेन ने जो वर्गीकरण करा है तो कितने भागों में कर रखा है? तो कितने भागों में कर रखा है? 3 भागों में मध्य प्रदेश के जलवायु को डिवाइड करेगा, और 3 भागों को उसने नाम दे दिए, वो किस कौन से क्षेत्र में। अब सुनो बात, अब अगर अभी आप वर्तमान में देखोगे ना तो उज्जैन के अंदर ही एक नई प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। हो सकता है देवास में उससे डिफरेंट पाई जाए। आप देखोगे ना तो उज्जैन की तुलना में देवास में ज्यादा बरसात होती है। अगर इतनी चीरफाड़ करोगे ना खुद का पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत चल रही चीजें चल। मैं बताऊं आपको, सुनो बात, मैंने आपको एक दिन बताया था कि पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात था। बताओ अब बहुटी आ गया। ऐसा तो नहीं कि बहुटी अभी निकला है, थोड़े 2-3 दिन पहले। ऐसा है अभाव, जानकारी के अभाव में जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या बढ़ेंगे? मध्य प्रदेश में तापमान। यहाँ सभी एक प्रश्न पूछता है आपसे, ये तापमान में आपसे ये डाटा नहीं पूछेगा, ये जो डाटा हम जो याद कर रहे हैं ना, ये वाला डाटा नहीं पूछेगा, वो कॉन्सेप्ट वाला डाटा पूछेगा जो अभी मैंने बताया, वही पढ़ेंगे फिर से हम कॉन्सेप्ट वाला। हाँ चित्रकूट वाली, छत्तीसगढ़ वाली, छत्तीसगढ़ वाली, मध्य प्रदेश वाली, छत्तीसगढ़ वाली ना। हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ। अरे न्यागरा किसको बोला था? सुनो बात, चौड़ाई के आधार पर, जिसमें जल ज्यादा है। आए समझ में बात? तो हमने क्या पढ़ा? चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, बड़े का मतलब जल ज्यादा, और ऊंचाई तो 130 मीटर पड़ी थी हमने उसकी। बहुटी की 198 पड़ी थी। तो बड़े के आधार पर उसको बोला था मध्य प्रदेश का चित्रकूट। किसको बोला था? चचई को। लॉजिक समझ में आया? ऊंचाई नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं? आयतन, कि कितने आयतन का पानी जा रहा है। आए बात समझ में? और कोई डाउट है किसी को? हाँ तो डाउट पूछा करो आप, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, डाउट नहीं आ रहे तो। ठीक है, ये रहेगी बात आपको। तो देखो मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत तापमान कितना है? 33 डिग्री। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना हो जाए? तो सुनो बात, एक लॉजिक वाली बात बताओ, 33 डिग्री अगर औसत है तो गर्मी में ज्यादा होगा कि कम?
बताओ, ठंडी में कम होगा ज्यादा, कम, तो बस 33 के ऊपर ले आना, 33 के नीचे ले आना। ये बात समझ में आ रही है? लगभग लगभग दिमाग लगा लोगे ना। फिर देखो ये 21 डिग्री कुछ नहीं है, सुनो बात, 21 डिग्री ये भी कहानी बाद में लाएंगे। फिर देखो मध्य प्रदेश सर्वाधिक तापमान कब होता है? मई में। तो होना तो जून में चाहिए था, क्योंकि जून में क्या हो जाती है? वर्षा, तापमान क्या आ जाएगा? कम। रहेगी बात आपको याद? जबकि 21 जून को ही तो सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, गिरती है कि नहीं गिरती है? तो तापमान तो ज्यादा कब होना चाहिए था? 21 जून को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? पर क्या हो जाती है? वर्षा, तो वर्षा के कारण तापमान क्या हो जाता है? कम। रहेगी बात आपको याद? फिर मध्य प्रदेश न्यूनतम तापमान कब रहता है? जनवरी माह में। मध्य प्रदेश सर्वाधिक तापमान दर कब रहता है? मार्च माह में। कुछ बच्चों को ये भी बड़ा डाउट, अच्छा तापमान यहाँ ज्यादा और तापमान दर ये क्या हो? तापमान दर का मतलब ये होता है ताप का अंतर। तो देखो दिन के समय ताप यहाँ पे ज्यादा रहेगा, रात के समय तापमान कम रहेगा, तो इसको बोलते हैं तापांतर, ताप का अंतर। तो ये मई महीने में ज्यादा मिलता है। देखो रात के समय तो ठंडी लगेगी, दिन के समय में गर्मी लगेगी। ठीक है, रहेगी बात आपको। फिर मध्य प्रदेश सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? गंज बासुदा, अभी वर्तमान में कहाँ पे रिकॉर्ड करा गया है? खजुराहो। फिर न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? शिवपुरी। क्यों है शिवपुरी? लॉजिक लगा लोगे? महाद्वीपीय जलवायु। आया समझ में बात? और ये भी तो उधर ही है, गंज बासुदा भी तो किधर ही है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में तो है, लगा लगा। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न। कहाँ पे? इंदौर। और इसी का नाम है एस चंद्रशेखर ऋतु वेधशाला। क्या नाम है इसका? और अगर आपसे कोई पूछ ले अच्छा जंतर मंतर कहाँ पे, तो कहाँ पे है? उज्जैन में। इसको क्या बोलते हैं? वेधशाला भी बोलते हैं। फिर देखो एक और चीज याद करना, जो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर वहां में जो गर्मी पड़ती है इसको बोलते हैं द्वितीय गर्मी। देखो इसी के समय में तो आप तो खरीफ की फसल काटते हो, तो कभी ऐसा पूछे द्वितीय गर्मी किसको कहते हैं? तो सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को क्या बोलते हैं? द्वितीय गर्मी। द्वितीय गर्मी क्यों बोले? एक गर्मी तो पहले पड़ चुकी है, ये दूसरी पड़ती है, क्योंकि उस समय भी गर्मी बहुत पड़ती है और फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। रहेगी बात आपको याद? ये लॉजिक समझना है। ये तो आगे बेसिक पॉइंट, बढ़े आगे। ठीक है, ये देखो अब सुनना बात। अब हमें तापमान का लॉजिक फिर से ले रहे हैं। ये देखो मध्य प्रदेश को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा। देखो सुनो बात, ये जो 21 डिग्री जो तापमान रेखा है ना, क्या है? 21 डिग्री तापमान रेखा, इसको बोलते हैं समताप रेखा। और समताप को आपसे हिंदी में समताप नहीं बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा आइसोथर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सम, थर्मल का मतलब होता है ताप, लाइन का मतलब होता है रेखा। समताप रेखा इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 21 डिग्री। तो सुनो बात, कैसे निकलेगी ये? ऐसे निकलेगी कि ऐसे निकलेगी? ऐसे निकली ना। तो देखो मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है इसने? दो भाग। दो भाग कौन से? उत्तर दक्षिण। याद रहेगी बात? तो समताप रेखा मध्य प्रदेश को कौन से दो भागों में बांटती है? पूर्व पश्चिम में कि उत्तर दक्षिण में? उत्तर दक्षिण। लॉजिक कैसे लगाओगे? कर्क रेखा से लॉजिक लगा लेना। कर्क रेखा के सामने बिठा देना 21 डिग्री तापमान, आइसोथर्मल लाइन। रहेगी बात आपको याद? अब सुनो बात, ये एक लॉजिक याद करना आपको। देखो ये वाले हिस्से में वर्षा ज्यादा हो रही है। कौन से वाला हिस्सा है ये? साउथ ईस्ट। ये वेस्ट है और ये क्या है? नॉर्थ। रहेगी बात आपको याद? तो देखो इस वाले क्षेत्र में वर्षा ज्यादा है, तो वनस्पति ज्यादा है, तो तुलनात्मक रूप से ठंडा है। पढ़ा नहीं अभी हमने? ग्रीष्म ऋतु क्या है? साधारण गर्म है कि नहीं है? साधारण गर्म। तो एमपीपीएससी में ये पूछेगा, अच्छा दक्षिण से उत्तर की तरफ जाऊंगा तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? ग्रीष्म ऋतु में बढ़ेगा घटेगा? तापमान बढ़ेगा। फिर अगर मैं शीत ऋतु में पूछूं तो दक्षिण से उत्तर जाऊंगा, तापमान बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। अगर सुन लो बात, ये तो मैं नीचे से जा रहा हूं, अगर सुनो बात, मैं पूछूं ग्रीष्म ऋतु में उत्तर से दक्षिण जाने में तापमान बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। रहेगी बात आपको यार? शीत ऋतु में पूछूंगा तो बढ़ेगा। फिर देखो एक और चीज बोलता है वो कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में तापमान दर अधिक पाया जाता है? तो किस हिस्से में अधिक तापमान दर पाया जाता है? उत्तर पश्चिम। तापमान दर समझ गए? ताप का अंतर क्यों पाया जा रहा है? महाद्वीपीय जलवायु के कारण पाया जा रहा है। आ रहा लॉजिक समझ में? तो ऐसे भी बोलता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की, उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तापमान दर बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। रहेगी लॉजिक याद? ये समझ लोगे। इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम का भी याद करना, जैसे दक्षिण से उत्तर का याद करा ना, ऐसा क्या याद करना? पूर्व से
पश्चिम से। अगर मैं पूर्व से पश्चिम में जाऊंगा तापमान बढ़ेगा घटेगा ग्रीष्म ऋतु में? बढ़ेगा। ठंड में घटेगा। रहेगी बात आपको यार? बढ़े आगे। ये तापमान से ऐसे ही प्रश्न पूछता है, वो आपसे डाटा नहीं पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट वाला ही पूछेगा आपसे। बना दोगे? तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब आएगी मध्य प्रदेश की ऋतुएं। क्या आएगी? मध्य प्रदेश की ऋतु। जैसे वैसे जनरली आप देखोगे ऋतुओं को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो अगर 4 भागों में डिवाइड करूंगा तो एक ऋतु का समय कितना हो जाएगा? 3 महीने। और 3 भागों में डिवाइड करूंगा तो 4 महीने। रहेगी बात आपको यार? तो टाइम तो बना सकते हो, बहुत आसान है। टाइम 4 महीने का गैप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? तो देखो ये ग्रीष्म ऋतु सबसे पहले क्या है? ग्रीष्मकालीन, फिर क्या है? वर्षाकालीन, फिर क्या है? शीतकालीन। अगर 4 भागों में डिवाइड करूंगा ना तो इन दोनों के बीच में आएगी शरद ऋतु। कौन सी ऋतु आएगी? शरद ऋतु। रहेगी बात आपको यार? अब देखो कोई आपसे पूछे कब प्रारंभ हो रही है, तो देखो जनरली हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु कब प्रारंभ होती है? मार्च से। तो मार्च से 3 महीने जोड़ लो, मार्च से अप्रैल, मई और जून। मध्य मार्च से मध्य जून तक। अब हम 3 ले रहे तो 1 महीना इधर खिसका देंगे, फरवरी में आ जाएंगे। तो देखो 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि 15 फरवरी तक तो वो खत्म होगा, तभी तो 16 फरवरी से शुरू होगा। इसमें कोई दिक्कत? देखो 16 फरवरी से 15 जून, ये डेट में यार कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है ये। मध्य फरवरी से मध्य जून। 11 समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? ये समझ में आ रहा है पिक्चर? अब इसका टाइम अगर पूछूं तो देखो 15 जून को खत्म हुआ तो कहां से शुरू होगा ये? 16 जून। तो मैं आपसे पूछूं अच्छा मध्य प्रदेश में मानसून कब आता है? 15 जून को। 15 जून को। लगा लोगे दिमाग? भारत में मानसून कब आता है? 1 जून। 1 जून मैडम। कब आएगा? कब आएगा भारत में मानसून? 1 जून। तो मध्य प्रदेश में कब आ जाएगा? 15 तारीख तक। ये आ गया 15 जून। तो यहाँ से भी 4 महीने जोड़ लो, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 15 अक्टूबर को खत्म होगा। ये डेट में कुछ भी नहीं रखा है, मध्य याद करना आप तो बस। आए समझ में बात? अगर यहाँ 4 कर दूंगा तो एक महीने सबसे कम करूंगा तो एक महीने किस में डाल दूंगा? शरद ऋतु में। आए समझ में बात? फिर देखो ये 16 अक्टूबर से कहाँ पे पहुंच गया? 15 फरवरी तक। डेट में कोई दिक्कत? डेट में ज्यादा लोड नहीं लेना है। फिर सुनो, ये जो ग्रीष्मकालीन जो होता है ना, ग्रीष्म वाला महीना होगा, इस समय देखा होगा आपने मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। अभी सुन लो बात, पहले ग्रीष्म काल को ही मध्य प्रदेश में उनाला बोलते हैं। देखो बुक में देखा यूनाला। अब सुनो बात, इंग्लिश में यू को यू ही लिखते हैं, वो उनाला को भी यू ही लिखेंगे। तो इंग्लिश वाले देखो मूर्ख लोगों ने क्या करा, सुनो बात, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उनाला को जब इंग्लिश में लिखा तो यू लिखा, और फिर उन्हीं हिंदी वाले मूर्ख लोगों ने इंग्लिश वाले को पढ़ा तो क्या बोला? यूनाला। तो देखो उनाला है वो, पर बुकों में जो लिखा है भाई हम भी पढ़ रहे हैं। यूनाला पढ़ते कि उनाला पढ़ते? मालवी भाषा में तो उसको उनाला ही कहते हैं, पर देखो क्या लिखा है? यूनाला। रहेगी बात आपको? ऐसे भी पूछ सकता है कि अच्छा ग्रीष्मकालीन ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनाला याद रखोगे ना, हम तो उनाला याद करेंगे, उससे यूनाला बना देंगे। वो खाली लिखने का फर्क है मैडम। फिर देखो वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं? चौमासा। और इसी को बोलते हैं शियाला। अभी चल रहा ना शियाला। अब मालवी भाषा में शियाला नहीं बोलते, शाड़ो है ना। अपने पूर्वज बुजुर्ग लोग यही बोलते हैं, शाड़ो चालो। रहेगी बात आपको यार? अब जो मध्य प्रदेश का जो स्थान है, जैसे स्थान है ना, तो गर्मी में देखा होगा कभी कभी आपने वर्षा होती है हल्की फुल्की। तो देखो मानसून तो जून में आएगा, तो मानसून से पहले जो चक्रवात होता है ना, चक्रवात, तो उस समय जो चक्रवात होगा ग्रीष्म ऋतु में, उसको क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसके कारण जो वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं प्री मानसून। तो प्री मानसून के कारण क्या वर्षा बहुत होगी? क्या थोड़ी बहुत होगी? तो देखो 1 से 5%। हाँ इधर आ जाओ। आए समझ में बात? ये समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और कितने परसेंट होती है? तो 105%, मतलब बहुत कम होती है। फिर देखो अगला कौन आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसके कारण ही मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा होती है। और पूछे मध्य प्रदेश की कुल वर्षा की कितनी वर्षा होती है, तो 85%, लगभग 85%। ऐसा नापने मत बजाना 85%, 80 भी हो सकती, कभी 90 भी हो सकती। इस बार मान लो 90 हो गई होगी, बहुत हुई इस बार वर्षा। हुई कि नहीं हुई? मध्य प्रदेश में रहते हो ना आप लोग? हाँ, तो किसके कारण वर्षा हो रही? दक्षिण पश्चिम मानसून।
वो दक्षिण पश्चिम मानसून की भी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। कौन सी शाखा से वर्षा होती है? दोनों, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी। फिर देखो शीतकाल में, तो शीतकाल में आप देखोगे ना, शीतकाल कब से प्रारंभ होगा? 16 अक्टूबर से 16 फरवरी। तो जो जनवरी फरवरी वाला महीना होता है ना, इस समय भी देखा होगा आपने, वर्षा होती है हल्की हल्की, बहुत तेज बारिश नहीं होती, पता है आपको, एकदम फुर फुर वाली बारिश होती है। हाँ, बारिश के समय में हम बाइक लेके निकल लेते हैं, ऐसी वाली बारिश होती है, तो हल्की वर्षा होती है। इसी वर्षा को मावठा कहते हैं। तो देखो बुक में मावठ मावठ लिखा है, मावठ नहीं मावठा है, रहेगी बात है, मावली भाषा में मावठा। तो अगर आपसे यही पूछ लेगा वो प्रीलिम्स में कि अच्छा मावठा क्या है, तो क्या है? शीतकालीन अल्पकालीन वर्षा या हल्की वर्षा। अल्पकालीन नहीं बोलेंगे, शीतकालीन हल्की वर्षा। हल्की वर्षा कैसी वर्षा है? तो ये याद करना, शीतकालीन है। और कैसी है? हल्की। और कब हो रही है? तो जनवरी फरवरी वाले महीने होती है कि नहीं होती है? अगर ये पूछ ले अच्छा ये किसके कारण हो रही है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है। और किस हिस्से में होगी? मध्य प्रदेश के, तो पश्चिम उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में होगी। देखो कैसे होगी, देख लो। ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको? अरे समझ में आ गया? किसको क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश की ऋतु है, ये जरूर पूछता है प्रश्न। किसको क्या, वो यही बोले चौमासा किसको कहते हैं, श्याला किसको कहते हैं, उनाला यूनाला किसको कहते हैं, और दे देगा इधर बना के। रहेगी बात आपको याद? अब देखो सुनो बात, जो गर्मी वाला समय होता है उसमें कौन सी वर्षा, मतलब कौन सी फसल करते हैं? जायद की फसल, ये तरबूज खरबूज वाली। फिर देखो वर्षा काल में कौन सी फसल करते हैं? खरीफ की फसल। और ठंडी के मौसम में कौन सी करते हैं? रबी की फसल। तो बस उन्हीं की फसल को लाभदायक होगी और वही फसल के नाम लिखे। ये फसल आपसे नहीं पूछेगा, बस खाली ये हो सकता है कि कौन सी फसल का नाम दे देगा। तो शीतकाल में रबी, इधर खरीफ और इधर जायद। रहेगी बात। अब बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, अच्छा खरीफ किसको बोलूं, रबी किसको बोलूं? तो सुनो, सबसे अच्छा उदाहरण, अगर हम वर्षा काल में हम सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? सोयाबीन। क्या बोलते हैं? सोयाबीन। इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं? और ठंडी के समय में क्या बोलते हैं? गेहूं। तो देखो छोटे को छोटे के साथ मिला देना, बड़े को, तो रहेगी बात आपको यार। तो सोयाबीन जिस समय में करता हूँ उसी को क्या बोलता हूँ मैं? खरीफ। जिस समय में गेहूं करता हूँ उसी को क्या बोलता हूँ मैं? रबी। रहेगा, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, खरीफ पहले आए रबी पहले आए। रहेगी बात आपको यार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? ये मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, तो वो सारे कारक आ जाएंगे जो होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश जहाँ पे स्थित है वो उसको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? किस, कहाँ पे स्थित है? देखो भौगोलिक स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। मध्य प्रदेश कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर मध्य प्रदेश देखो सारे चारों ओर से क्या हुआ? घिरा हुआ है, वो अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाएगी? महाद्वीपीय। रही बात। एक और कारण याद करना, ये अक्षांशीय विस्तार है ना, इसका मतलब यहाँ पे कर्क रेखा भी आ जाएगी। तो कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। और जो भू अवस्थित है, भू अवस्थित का मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा है, इसके कारण कौन सी जलवायु पाई जाएगी? महाद्वीपीय। याद रखो ना, भू अवस्थित मतलब भूमि है, भूमि है तो महाद्वीपीय। भूमि है का मतलब समझ गए? बस कुछ भी नहीं है इनमें, हल्के फुल्के तो प्रश्न है। देखो पर्वतों की स्थिति, जैसे पर्वत होंगे तो वहां पे वर्षा क्या होगी? ज्यादा। तो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत है, तो देखो वहीं पे ज्यादा वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर देखो पठारों की उपस्थिति, जैसे मालवा का पठार, तो पठारों में कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु। मालवा का पठार आ गया। फिर समुद्र तट से दूरी, तो समुद्र तट से जितनी दूरी होगी जलवायु उतनी विषम होगी, पास में होगी तो जलवायु क्या होगी? सम। तो देखो उत्तर वाला, उत्तर का जो मतलब मध्य भारत का पठार देखो समुद्र से दूरी है तो महाद्वीपीय जलवायु, मालवा का पठार पास में तो सम जलवायु। अब अगर मध्य प्रदेश में और पूछे जैसे बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से पास में हम, तो बंगाल की खाड़ी से हमारी क्या है? निकटता। ये भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित कर रही है। और अगर आपसे को पूछे मध्य प्रदेश में जो वर्षा हो रही है किसके कारण हो रही है ज्यादा, तो बंगाल की खाड़ी के कारण। होते तो दोनों के कारण, अरब सागर के कारण भी हो रही है और बंगाल की खाड़ी के कारण, और ज्यादा किसके कारण हो रही है? क्यों? क्योंकि पता है मध्य प्रदेश इस वाले हिस्से में क्या हो रही है? ज्यादा वर्षा। ये आ गया समझ में? समुद्र तट, फिर समुद्र तट से ऊंचाई, फिर देखो बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय, ये बाद में अन्य कारक है। जैसे भारत में भी ये कारक प्रभावित करते तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी प्रभावित होगी, सीधी सी बात। रहेगी बात आपको याद? ये सब पढ़ लेना आप। एक मैप ले लेते हैं हम, थोड़ा सा मानसून की क्रियाविधि दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या दिखा देता हूं? मानसून की क्रिया। ये मध्य प्रदेश हमारा, तो देखो इसी मध्य प्रदेश के इस वाले साइड में, जैसे ये भारत है, ये क्या है?
ये भारत है और यहीं पे 0 डिग्री और यहीं से आ रहा मानसून। तो ये जो मानसून आ रहा है ये इसको क्या बोलता हूं मैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो इसकी दो शाखा है, एक क्या है अरब सागर की शाखा और एक क्या है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो सुनो बात, ये अरब सागर की शाखा यहाँ पहुंचते 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 15 तारीख तक पहुंचती है। और अगर आपसे पूछ ले अच्छा अरब सागर की शाखा भी 3 प्रकार की है, कितनी प्रकार की है, तो 3 प्रकार में किस शाखा से होती है, तो सुनो बात, एक शाखा तो है केरल, एक क्या है मंगलूर और एक है मुंबई। कौन सी शाखा से होगी, मुंबई शाखा। अरब सागर की भी उप शाखा है, कौन सी शाखा है, मुंबई शाखा से वर्षा हो रही। अगर अच्छा ये पूछे मध्य प्रदेश में कहां पे वर्षा होगी इसके कारण, तो बता दोगे, अरब सागर की शाखा से मध्य प्रदेश में कहां पे वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम अरे बालिका पश्चिम वाले हिस्से में। पश्चिम वाले। देखो जो पास में होगा वहीं तो वर्षा करेगी, वो रहेगी बात आपको याद। तो देखो बंगाल की खाड़ी मध्य प्रदेश में कहां पे वर्षा करती है, नीचे की साइड में, दक्षिण पूर्वी। ये दक्षिण पूर्वी वाले हिस्से में। तो सुनो बात, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। तो अगर मैं पूछूं मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण हो रही है, तो बंगाल की खाड़ी के कारण। समझ जाओगे आप, समझदारी हो आप सब लोग। तो रहेगी बात आपको याद, ये आगे समझ में बंगाल की खाड़ी। अब सुनना बात आगे जब हम पढ़ेंगे मैं अभी बताऊंगा, ये समझ में आ गया लॉजिक आपको, ये आ गया। फिर देखो एक कारण ये, अच्छा यहाँ पे वर्षा क्यों कम हो रही है ये बता दो आप तो मुझे। क्योंकि यहाँ से समुद्र तट से दूरी दूरी तो हो गई, वो तो बात मान ली मैंने, तब ठीक है हो गई दूरी, उसके बाद क्यों कम हो रही है, सर क्योंकि वहाँ पे वन कम है तो पेड़ पौधे को फर्टिलाइजर 2 मिनट रुको, इसको फिर से बैक में आएंगे अपन। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। अभी यहाँ बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। इसको यहीं रखेंगे अभी हम, फिर से इसको एक बार ओपन है। ये मानसून की क्रियाविधि समझ में आ गई आपको। अब देखो ये रही मध्य प्रदेश की वर्षा। तो मध्य प्रदेश में वर्षा को कितने भागों में बांट रखा है, 4। कितने भागों में बांट रखा है, 4। ये सब लिखा है, मध्य प्रदेश की दोनों शाखा से होती है और कितनी सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा, 112 सेंटीमीटर। तो ये मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। तो एक क्या है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, एक है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, एक है औसत वर्षा वाला क्षेत्र और एक है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ये तो डिवाइड कर रखा है। देखो इनको देखते हैं मैप में कहां पर है। तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। ये जो है ना इसको बोलते हैं औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। रहेगी बात आपको याद। और ये वाला जो क्षेत्र है ना इसको बोलते हैं औसत वर्षा वाला क्षेत्र। नीचे वाला क्या है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो वो कहीं कहीं पे क्या कर रखा है, इस निम्न और इस औसत को एक ही बना दिया है। क्या बना दिया है कि औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को इसमें रख लिया है। क्यों, सुनो बात, ये क्या बताया मैंने, निम्न, ये है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वाला क्षेत्र। तो सुनो यहाँ पे भी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। कितनी हो रही है, 75 सेंटीमीटर। रहेगी बात आपको याद। और ये देखो ये औसत वर्षा वाला, इससे क्या है, ये औसत से कम, औसत से क्या है, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र। देखो यहाँ पे भी वर्षा कितनी हो रही है, 50 से 75 सेंटीमीटर। तो बहुत सारी बुकों में क्या कर रखा है, इसको एक ही बना रखा है, अलग नहीं बना रखा, पर दोनों को क्या बोल देते हैं वो एक ही, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र या औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। डिवीजन तो हमने 4 ही करे। तो ये क्या है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र, ये क्या है, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और एक और डिवीजन कर दिया उसने, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। हाँ तो बराबर है ना, इसीलिए तो बोला कि दोनों को एक ही बोलते हैं। आए समझ में बात। अभी यही तो बोला मैंने कि दोनों को क्या बोलते हैं, एक ही बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्षा इतनी हो रही है, यहाँ पे वर्षा इतनी हो रही है, ये औसत से कम वर्षा है या निम्न वर्षा है। रहेगी बात आपका, बोलते दोनों को एक ही है। तो पर क्लासिफिकेशन का अलग अलग तरीका बना रखा है। बुकों की बातें हैं तो बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं। ये क्या है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम जो वर्षा हो सबसे अधिक हो इसके बीच की वर्षा। ठीक है। और ये क्या है, अधिक वर्षा औसत से अधिक। तो देखो सुनो बात, अभी तो ऊपर पढ़ा हमने औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर। तो सुनो यहाँ पे जो वर्षा हो रही है वो हो रही है 125 से
75 से 125 सेंटीमीटर। तो देखो आ गई बीच में, इसका एवरेज निकालोगे ना लगभग लगभग यही आ जाएगा। आया औसत, औसत से अधिक है तो यहाँ पे कितनी वर्षा आ जाएगी 125 से 150। देखो कहीं कहीं पे 140 भी दे रखा है, ठीक है, जनरली ले लो उतना। और यहीं पे देखोगे ना आप तो देखो औसत से अधिक वर्षा वाले इसी क्षेत्र में देखोगे पंचमढ़ी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? यहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा। तो ये क्या है? सर्वाधिक लगभग 200 सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? पंचमढ़ी। तो बहुत सारी जगह क्या कर रखा है, इसको एक अलग ही क्षेत्र बना दिया उसने, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछ ले अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो यही कॉमन सेंस यूज करना है। ऑप्शन में हमें क्या पूछ रहा है वो हमसे, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब सुनो बात, ये है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। तो अगर मुझे कोई पूछे कि बताओ मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, और सुनो ऑप्शन, मान लो एक उदाहरण दो, जैसे एक जगह दे दी मैंने भिंड, एक दे दी मैंने उज्जैन, एक दे दी मैंने भोपाल, और एक दे दिया मैंने बालाघाट, और आपको नहीं पता है कहाँ पे होती है, कैसे लगाओगे दिमाग? भिंड यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। तभी तो बोला निम्न वर्षा होती है, तभी तो बोला मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड गोहद। तो न्यूनतम रहेगी बात आपको यार, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, क्षेत्र या सॉरी स्थान, क्या है ये? स्थान कौन है? गोहद। कितनी सेंटीमीटर वर्षा हो रही है? 55 सेंटीमीटर। रहेगी बात आपको यार। यहाँ पे कितनी वर्षा हो रही थी? लगभग 200 सेंटीमीटर, लगभग लगभग पढ़ रहे हैं, है ना? रहेगी बात आपको याद है, इसलिए इसको बोला है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? अब सुनो बात, अगर मैं पूछूं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सुनो यहाँ पड़ेगा वो बालाघाट। और एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा तो देखो मैं बताता हूँ अभी, ये है बालाघाट। दूसरे नंबर पे आता है छिंदवाड़ा। कौन आएगा? छिंदवाड़ा। और तीसरे नंबर पे आता है मंडला। क्या आता है? और एमपीपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है। और सुनो ऑप्शन में बालाघाट नहीं था, ऑप्शन में दे रखे थे 2-3 ऑप्शन, एक और जबलपुर दे रखा था, एक नरसिंहपुर, एक कुछ दे रखा था, और एक दे रखा था मंडला। तो सुनो अगर नहीं भी पता ना तो दिमाग लगा लो, पड़ोसी तो आएगा, तो पड़ोसी एक ही था वहां पे मंडला। अगर शिवनी होता तो डाउट लगता। तो एमपीपीएससी में तो दिमाग लगा के प्रश्न नहीं बनाते हो, तो बस किताब से उठाते टाप देते। आए समझ बात? तो ऐसे भी लगा सकते थे आप तुक्का। इसीलिए एक दिन हम ना क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना वो लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे वो बताएंगे। जरूरी नहीं हर चीज याद ही हो, हमें कॉमन सेंस से भी लगाएंगे। रहेगी बात आपको यार? इसमें कोई दिक्कत अभी आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब सुनो बात, ये हमने बहुत ज्यादा बना दिया इसमें, अभी ये पूरा मैं मिटा रहा हूँ, फिर बस खाली ऊपरी ऊपरी में इसमें समझेंगे। तो देखो ये हमने 4 डिवीजन करे इसके। कितने डिवीजन करे? 4 डिवीजन करे। करे कि नहीं करे 4 डिवीजन? ये 4 डिवीजन। अब इसको समझना, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे अच्छा इस क्षेत्र में वर्षा अधिक क्यों होती है, तो इसके 2 कारण है। एक तो बंगाल की खाड़ी से निकटता, यहाँ पे वर्षा किसके कारण हो रही है? बंगाल की खाड़ी के शाखा से। ठीक है, अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा पर पूछे। दूसरा सोचो क्यों हो रही ज्यादा वर्षा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहाँ पे पर्वत होते हैं वहां पे वर्षा क्या होती है? ज्यादा। यहीं पे तो है सतपुड़ा। रहेगी बात आपको यार? अच्छा कोई पूछा अगर यहाँ पे कम क्यों हो रही है, फिर यहाँ पे भी तो विंध्याचल है। यहाँ पे विंध्याचल आता ना, तो इधर वो हवा शिष्ट जाती पर्वत है। है ना? वहाँ पे जो जलवायु जाती है तो टकराव तो सुनो, अरे सुन लो सुन लो बात, सुन लो, थोड़ा पढ़ा है, आधा ज्ञान थोड़ा है वो। सुनो बात, अरे यहाँ पे वर्षा कर देगी तो यहाँ पे वैसे ही कम करेगी। बालिका जल जो लेके आई यहीं पे कर दिया ना उसने, बचा खुचा यहाँ पे कर दिया। अब ऊपर गई तो ये बोला भैया हमें भी दे दो थोड़ा पानी, बोला बचा ही नहीं तो क्या दे दो। आया समझ में? अरे आया समझ में? क्योंकि सबसे पहले यहाँ टकराए, जहाँ टकराएगी वहीं तो सब खत्म हो गया उसका। थोड़ा बहुत बचा था इसने छीन लिया, बोले दे, कहाँ जा रहा है इधर निकल के, ये पूछा भैया दे दो, है ही नहीं। आया समझ में? इसीलिए क्या है ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। अब देखो इधर कौन आ गया? बंगाल की खाड़ी। तो मालवा के पठार में किस सागर से होती वर्षा? अरे अरब सागर की शाखा से, अरब सागर में भी बम्बई शाखा से।
और मुंबई शाखा भी अगर आपसे पूछ ले कहाँ से एंट्री कर रही है, तो सुनो, जो नर्मदा घाटी है ना, ताप्ती घाटी, वहां से एंट्री कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री बोलते हैं, क्योंकि ये भी रोक के रख रहा है, रोक के रख रहा है कि नहीं रोक रहा है, तो कहाँ से एंटर करेगी ये, नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी से, इन गेपों से क्या करेगी, इंटर करेगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, ये भी जाएगी ऊपर उठ के, बोले थोड़ा सा पानी दे दो हमें भी, बोले तुम्हारे पास पर्वत कहाँ है, आए समझ बात, ये भी ऊपर निकल जाएगी। तो देखो दोनों शाखा आ तो रही है, पर क्या नहीं हो रही है, वर्षा नहीं करा रही, आ रहा है समझ में बात। और इसका एक और कारण है, इसका एक और कारण ये है, चलो यहाँ तो देखो एक शाखा बंगाल की खाड़ी की एक शाखा आई, एक शाखा और आती है इधर कलकत्ता की शाखा, कौन सी शाखा आती है, कलकत्ता, बंगाल की खाड़ी में भी अलग अलग शाखा है, तो एक कलकत्ता वाली शाखा। अब देखो कलकत्ता वाली इधर आती तो है, क्या आती है, इधर आती तो है, पर ऊपर चली जाती, क्यों चली जाती है, उसका कारण है कोरियोलिसिस बल, क्योंकि आपने पता है कोरियोलिसिस बल के कारण जो पवन है जब उत्तरी गोलार्ध में घूमती है तो अपनी दाएं तरफ घूम जाती है, तो ये यहाँ पे नहीं आती, उसके पहले ऊपर निकल लेती है, अगर वो बल नहीं होता तो देखो यहाँ पे आ जाता हो, आए समझ बात। तो क्यों सूखा है, क्योंकि ये कलकत्ता शाखा क्या कर रही है, कोरियोलिसिस बल के कारण क्या चली जा रही है, ऊपर, बल तो लग रहा है, और क्या किसने बताया था नियम, फेरल ने, तो फेरल के नियम के अनुसार वो कहाँ चली जाती है, उत्तर। तो कहाँ पे वर्षा करा रही है, देखो हिमालय में, जबकि पता है देखो आप उत्तराखंड में भीषण वर्षा हो रही है, वर्षा ही वर्षा हो रही है, आ रही समझ में बात, लॉजिक समझना है क्या, क्यों सूखा है ये, बना दोगे, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा क्यों हो रही, तो देखो सुनो बात, यहाँ पे तो मुंबई शाखा है, देखो नीचे से ही केरल शाखा, कौन सी शाखा है, और केरल शाखा भी यहाँ के वर्षा करा देगी, तो केरल शाखा यहीं पे आएगी नीचे, सतपुड़ा भी टकराएगी नहीं टकराएगी, तो देखो दोनों शाखा वर्षा कर रही है, इसलिए क्या हो रही है यहाँ पे वर्षा ज्यादा। दूसरा क्या है यहाँ पे, पर्वत, रहेगी बात आपको यार, बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है। तो सुनो बात, अगर मैं आपसे पूछूं ये रहा मध्य प्रदेश, तो बताओ मुझे पूर्व से पश्चिम जाने पे वर्षा बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है, इधर वर्षा ज्यादा हो रही है, ये क्या है, ये क्या है, ऊपर क्या है, उत्तर, तो प्रश्न किधर है, नीचे, ये रहा दक्षिण, सही बात है आपको यार। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा मैं पूर्व से पश्चिम जाऊंगा तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, फिर मैं पूछूं दक्षिण से उत्तर जाऊंगा वर्षा की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, तो मैं अगर आपसे पूछूं दक्षिण पूर्व से मैं उत्तर पश्चिम जाऊंगा तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, कम होगी, यही प्रश्न वो पूछता है आपसे। यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछता है कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी होती है, ये नहीं पूछता है अभी, आजकल ये प्रश्न पूछता है, ये बात समझ में आएगी आपको, अरे आगे लॉजिक समझ में। एक होती है वर्षा की परिवर्तनीयता, क्या होती है, वर्षा की परिवर्तनीयता। अब देखो वर्षा की परिवर्तनीयता क्या होती है, देखो औसत वर्षा कितनी है 112 सेंटीमीटर, तो औसत से या तो वर्षा कम होना या ज्यादा होना, इसको बोलते हैं परिवर्तन। तो क्या बोलते हैं, जब भी आपसे पूछ ले वर्षा की परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता का मतलब समझ गए, औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है, वर्षा की परिवर्तनीयता। आई समझ में बात आपको, ये लॉजिक समझ में आ गया आपको। अब हम जब भी हम मध्य प्रदेश कैलकुलेशन करते हैं तो यही चेक करते हैं, अच्छा औसत वर्षा से कम वर्षा हुई कि ज्यादा, ये वर्षा की परिवर्तनीयता ही हमें पता करती है। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा की परिवर्तनीयता वो है 19.5%। कितने परसेंट है, ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है वो, कि मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनीयता कितनी है 19.5%। इसका मतलब क्या हो, कोई बता सकता है मुझे, 19.5%, इसका 19.5, या तो इससे इतना ज्यादा हो जाएगा, 19.5 इसका निकालो, मान लो 100 निकालता तो 100 का 20% कितना हुआ, 20, तो लगभग कितने हो जाएगा, 112 से 20 जोड़ दूंगा तो 132, तो मैक्सिमम इतनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी होगी, तो 20 कम कर दूंगा, तो 20 कम कर दूंगा तो वही 80 आ जाएगी, लगभग मान लो मिनिमम 80 होगी, मैक्सिमम 130 होगी, इसके बीच में चलेगा वेरिएशन। आ रहा है समझ में, 112 कभी भी नहीं होगी मैडम, नहीं तो बोलोगे 112 हो जाएगी। आए समझ में, तो वर्षा की परिवर्तनीयता समझ में आ गया क्या है, कितने परसेंट है वो, क्योंकि परिवर्तनीयता को हम हमेशा परसेंट में डिनोट करते हैं, कितने परसेंट है 19.5%। अब सुना बात, मैं आपसे पूछूं, सुनो, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ेगी कि घटेगी, सोच के आंसर देना। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनीयता, वर्षा नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, परिवर्तनीयता बढ़ेगी कि घटेगी,
देखो वर्षा तो घट रही है, तो वर्षा की परिवर्तन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी क्योंकि वर्षा कम होती है इसीलिए वर्षा का कोई चल तो परिवर्तन तो बढ़ेगा। आए समझ में बात? वर्षा की परिवर्तन ना बढ़ती है, ये याद करना आप। कैसे बढ़ती है सुनो बात। देखो यहाँ तो 112 सेंटीमीटर वर्षा है औसत, तो देखो यहाँ तो हमेशा वर्षा हो ही जाएगी इतनी जितनी हो रही है। आए समझ में? क्योंकि ये जैसे यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो जितनी वर्षा चाहिए इसको इतनी ले लेगा, ये करवा लेगा अपनी वर्षा। दिक्कत ऊपर वाले को आने वाले, तो यहाँ पे तो जितनी हो रही थी इतनी हो रही है, पर ऊपर वाले को दिक्कत है या तो कम होगी या ज्यादा, तो औसत से ज्यादा कम हो रही थी, देखो यहीं पे चेंज ज्यादा आ रहा है ना, तो वर्षा की परिवर्तन ऊपर जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। रहेगी बात। इसी प्रकार से मैं पूछूं पूर्व से पश्चिम जाने पर बढ़ेगी। सर ऐसे इधर से भी आ सकता है क्वेश्चन, इधर से उल्टा भी आ सकता है। आए समझ में? बिल्कुल एकदम सीधी बात है, उल्टा रिवर्स कर दोगे बिल्कुल सही रहेगा। आए समझ में बात? इसमें कोई दिक्कत आपको? बस यहीं से ये जलवायु वाले प्रश्न यहीं से पूछता है, यही सब कुछ बता रखा है हम वर्षा की परिवर्तन का।